अमर बेल। नानू उलझी हुई नज़रों से अलीज़ा को देखते हुए लाउंज के सोफे पर बैठ गईं। लाउंज में मौजूद पुलिस वाले आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान उठाते हुए वहाँ से निकलने लगे। अब्बास भी उनके साथ वहाँ से निकल गया। 5 मिनट के बाद वो दोबारा अंदर दाखिल हुआ। इस बार उसके साथ उमर भी था। अलीज़ा इस वक्त नानू के साथ सोफे पर बैठी हुई आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रही थी। अब्बास ने अंदर दाखिल होते ही लाउंज का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तो अलीज़ा बीबी, क्या करना चाहती हैं आप? अब्बास ने उसके बिलमुकाबिल सोफे पर बैठते हुए कहा। उसने सर उठाकर उसे और उमर को देखा। सर्द मेहरी और संजीदगी के अलावा उन दोनों के चेहरे पर और कुछ भी नहीं था। फ़ोन पर अब्बास से बात करना और बात थी, आमने सामने उससे कुछ कहना दूसरी बात, और वो भी इन हालात में जिसमें वो गिरफ्तार थी। वो उमर नहीं था जिस पर वो चिल्ला लेती। उसकी बात के जवाब में कुछ भी कहने के बजाय उसने सर झुका लिया। वो जानती थी अब नानू सब कुछ जान जाएंगी। पिछले दिन उमर के साथ होने वाली उसकी गुफ्तगू और उसके बाद जस्टिस नियाज के सामने किया जाने वाला इंकशाफ। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। उसकी आवाज़ में अब कुछ तेज़ी थी। मैं क्या करना चाहती हूँ, उसने बमुश्किल कहा। कल फ़ोन पर कुछ कह रही थी तुम मुझसे। अलीज़ा ने नानू की तरफ देखा। वो उसी को देख रही थी। अलीज़ा की समझ में नहीं आया वो अब्बास की बात के जवाब में क्या कहे। उसका गुस्सा और इश्ताल एकदम झाग की तरह बैठ गया था। अब खामोश क्यों हो तुम? अब्बास ने एक बार फिर तल्खी से कहा। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? उसने सर उठाया। वही सब कुछ जो तुम फ़ोन पर मुझसे कह रही थी, अब्बास ने उसे घूरते हुए कहा। जो कुछ मैंने आपसे फ़ोन पर कहा, मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, उसने अब्बास से नज़रें मिलाए बगैर कहा। और जो कुछ तुमने जस्टिस नियाज से कहा, मुझे उस पर भी कोई शर्मिंदगी नहीं है। जस्टिस नियाज? क्या अलीज़ा ने जस्टिस नियाज से कुछ कहा है? नानू बेख्तियार चौंकी। कुछ? सब कुछ ग्रैनी। ये उन्हें फ़ोन पर सब कुछ बता चुकी है। किस तरह मैंने और उमर ने उनके बेटे और उनके दोस्तों को मारा, क्यों मारा, सब कुछ। अलीज़ा? नानू को जैसे अब्बास की बात पर यकीन नहीं आया। अब्बास यकदम होंठ भीनते हुए अपने सोफे से उठा और उसने एक झटके के साथ अलीज़ा के हाथ पकड़कर उसे भी उस जगह से उठा दिया। अलीज़ा अब्बास की इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी। वो इसी तरह उसे बाजू से खींचते हुए लाउंज के दरवाजे की तरफ जाने लगा। अब्बास, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? नानू ने मुदाखलत करने की कोशिश की। कहीं नहीं ग्रैनी, अभी वापस ले आता हूँ, आप इत्मीनान से बैठें, उसने अलीज़ा की मज़ाहमत की परवाह न करते हुए कहा, जो अब उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर इसी तरह उसे खींचते हुए बाहर ले आया। अब्बास भाई, मेरा हाथ छोड़ दें, आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं मुझे? अब्बास ने यकदम उसका हाथ छोड़ दिया। कहीं नहीं लेकर जाना चाहता तुम्हें, मैं तुम्हें सिर्फ बाहर की दीवार और वो गोलियां दिखाना चाहता हूँ जो चंद घंटों में यहाँ बरसाई गई हैं। तुम्हें देखना चाहिए तुम्हारी हमाकत की वजह से क्या हुआ है। मुझे कुछ नहीं देखना। अलीज़ा ने वापस अंदर जाने की कोशिश की। अब्बास ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए गेट की तरफ ले जाने लगा। क्यों नहीं देखना? जो चीज़ तुम्हारी वजह से हुई है उसे देखना चाहिए तुम्हें, वो कह रहा था। अलीज़ा ने मुज़ाहमत ख़त्म कर दी। उसका कोई फ़ायदा नहीं था। गेट की तरफ जाते हुए उसने बहुत दूर से गेट पर बेशुमार छोटे छोटे सुराख देख लिए थे। वो सुराख किस चीज़ के थे उसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी। गेट थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके बाहर पुलिस की 2 गाड़ियाँ मौजूद थीं। गेट पर मौजूद पुलिस वाले अब्बास को आता देखकर मुस्तैद हो गए थे। अलीज़ा की शर्मिंदगी में पहले से ज़्यादा इजाफा हो गया था। अब्बास अब खामोश था, मगर वो अब भी उसका हाथ पकड़े हुए था। गेट के बाहर जाते हुए उसने इंग्लिश में अलीज़ा से कहा, दरवाजे बंद करके घर के अंदर बैठे हुए बातें करना बहुत आसान होता है। तुम्हारी तरह हर एक को इखलाकियात याद आ सकती हैं। यहाँ खड़े होकर इस दीवार को देखो और फिर सोचो कि दीवार की जगह तुम होती तो। उसने अब्बास की बात के जवाब में कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ खामोशी से बाउंड्री वाल को देखती रही जो बुरी तरह मस्क हो चुकी थी। बाहर लगे हुए आराइशी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे। रात को फील्ड लाइट्स की रोशनी में वो दीवार और गेट जितना खौफनाक लग रहा था, दिन के वक्त उससे ज़्यादा लगता। तुम्हारे लिए सिर्फ एक गोली काफ़ी थी, वो मध्यम आवाज़ में इंग्लिश में बोला। शायद वो इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों की वजह से एहतियात कर रहा था। अलीज़ा कुछ बोल नहीं सकी। वो अब उसका हाथ छोड़ चुका था। अंदर आओ, और दुरुस्ती से उससे कहते हुए वापस गेट की तरफ लौट गया। अलीज़ा ने उसी खामोशी के साथ सर झुकाए हुए उसकी पैरवी की। उसने गेट के अंदर आकर
उससे कुछ नहीं कहा। तेज कदमों के साथ वो अंदर जा रहा था। अलीज़ा सर झुकाए उसके पीछे चलती रही। आगे पीछे चलते हुए जब वो लाउंज में पहुंचे तो नानो और उमर अभी भी वहीं बैठे हुए थे। नानो के चेहरे पर तशवीश थी, जबकि उमर के हाथ में इस वक्त पाइनएप्पल का एक टिन था और वो टांग पर टांग रखे हुए बड़े इत्मीनान से कांटे के साथ पाइनएप्पल के स्लाइस खाने में मसरूफ़ था। इन दोनों को अंदर आते देखकर उसने एक लम्हे के लिए नज़र उठाई और फिर पाइनएप्पल खाने में मसरूफ़ हो गया। अलीज़ा खामोशी के साथ सोफे पर जाकर बैठ गई। अब उसके बाद और क्या है आपके जहन में? अब्बास ने इस बार अलीज़ा का नाम नहीं लिया था, मगर अलीज़ा जानती थी ये सवाल उससे ही किया गया है। मुझे अब भी कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा। उमर पाइनएप्पल खाते खाते रुक गया। अब्बास और उसने एक दूसरे को देखा। अगर उमर गार्ड ना हटाता तो वो लोग यहाँ कभी हमला ना करते, वो कह रही थी। कौन लोग? अब्बास ने तल्ख और तेज़ आवाज़ में उससे कहा। जो लोग भी यहाँ आए हैं। कौन लोग आए हैं? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? मुझे कैसे पता हो सकता है? तुम्हारे अलावा और किसको पता हो सकता है? आप गलत कह रहे हैं। मुझे कैसे पता हो सकता है कि यहाँ कौन आया है? तुम फ़ोन करके लोगों को यहाँ बुलवाती हो और फिर ये कहती हो कि तुम्हें पता नहीं है। वो अब्बास का मुंह देखने लगी। मैं लोगों को फ़ोन करके बुलवाती हूँ? हाँ तुम। मैंने किसी को फ़ोन करके यहाँ नहीं बुलवाया। तुमने जस्टिस न्याज को फ़ोन किया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आपका मतलब है कि उन लोगों को जस्टिस न्याज ने भिजवाया था? और कौन हो सकता है? वो उलझी हुई नज़रों से उसे देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? जस्टिस न्याज ये कैसे कर सकते हैं? तुम किस दुनिया में रहती हो? अपनी आंखों पर कौन से ब्लाइंडर्स लगा कर फिर रही हो? वो माऊफ होते जहन के साथ अब्बास का चेहरा देखती रही। जस्टिस न्याज मुझे अगवा करवाने की कोशिश करेंगे। वो ये सब करेंगे क्यों? या अल्लाह! उसका जहन सवालों के गिर्द अब भी फंसा हुआ था। मुझे यकीन नहीं है कि जस्टिस न्याज ने यह सब किया है। अब्बास बेइख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फ़ोन पड़ा हुआ है तुम्हारे सामने। नंबर तुम जानती हो। फ़ोन मिलाओ और उनसे बात कर लो। अपनी खैरियत की इतला दो उन्हें और साथ ये भी बता दो कि अभी तक तुम यहीं हो। वो दोबारा किसी को भेजें। अलीज़ा अपनी जगह से नहीं हिली। तुम अक्ल से पैदल हो? आप मुझे इसलिए ये सब कुछ कह रहे हैं क्योंकि आप खौफज़दा हैं। ये सब कुछ आप दोनों की वजह से हुआ है। आप लोग इन चारों को कत्ल ना करते तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। उसने सर उठाकर अब्बास से कहा। एक्सक्यूज़ मी मैडम, कौन खौफज़दा है और किससे? तुमसे। जस्टिस न्याज से। माई फुट। अब्बास इस बार बुरी तरह हाथे से उखड़ा था। तुम क्या समझती हो कि मैं बहुत खौफज़दा हूँ कल से? वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा होकर कह रहा था। मुझे अपना कैरियर तारीक नज़र आ रहा है। अलीज़ा ने सर झुका लिया। अपनी गर्दन में फांसी का फंदा नज़र आ रहा है। वो अपने हाथों को देखती रही। तुम्हारे इस इंकशाफ की वजह से मैंने खाना पीना छोड़ दिया है। अब्बास की आवाज़ बहुत बुलंद थी। जस्टिस न्याज के साथ होने वाली गुफ्तगू ने मेरी नींद और सुकून हराम कर दिया है। उसने अब्बास को कभी इतने इश्ताल में नहीं देखा था। अंकल अयाज की तरह वो भी एक नरम हो शख्स था, मगर इस वक्त वो जिस तरह बोल रहा था। तुम्हारा ख्याल है कि कल मैं सलाखों के पीछे होऊंगा? अलीज़ा ने सर झुकाए हुए कनखियों से उमर को देखा। वो अब्बास या अलीज़ा की तरफ मुतवज्जे नहीं था। वो हाथ में पकड़े हुए कांटे और पाइनएप्पल के डब्बे के साथ मसरूफ़ था। हर चीज़ से बेपरवाह, हर चीज़ से बेनियाज, यूं जैसे वहाँ बहुत दोस्ताना गुफ्तगू हो रही थी। तुम कौन हो अलीज़ा सिकंदर? और जस्टिस न्याज कौन है? अलीज़ा एक बार फिर अपने हाथों को देखने लगी जो अब लरज़ रहे थे। वो इस लर्जिश को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जिस ख़ानदान से तुम और मैं ताल्लुक़ रखते हैं, इस ख़ानदान के किसी शख्स को कोर्ट में ले जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सूरज का मगरिब से निकलना। तुमने कल फ़ोन पर मुझसे जो कुछ भी कहा, मैं उस सब पर लानत भेजता हूँ। तुम मेरे खिलाफ प्राइम विटनेस बनना चाहती हो? ज़रूर बनो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ। उसने सर उठाकर अब्बास को देखा। वो जो 4 लड़के मैंने मारे हैं ना, वो चारों अगर खुद भी ज़िंदा हो जाएं और कोर्ट में जाकर मेरे खिलाफ बयान दे दें तो भी मुझे सज़ा दिलवाना तो दूर की बात, लाहौर से मेरा ट्रांसफ़र तक कोई नहीं करवा सकता। उसकी आवाज़ और अंदाज में खुला चैलेंज था। मैं यहीं था, यहीं हूँ, यहीं रहूँगा। उसकी आवाज़ अब पहले से हल्की और पहले से ज़्यादा सर्द थी। अगर जस्टिस नियाज या तुम जैसे लोगों के कहने पर पुलिस को सज़ाएं मिलने लगी तो पूरे मुल्क की पुलिस तुम्हें सलाखों के पीछे नज़र आएगी।
अलीज़ा ने सर झुका लिया। तुमने कल खासी लंबी चौड़ी बात की थी मुझसे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। ये सब कुछ मेरी नींदें नहीं उड़ा सका। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकालने के लिए तुम्हें इससे 10 गुना बड़ा स्टंट चाहिए। वो जो कुछ कह रहा था वो सिर्फ बड़कें नहीं थी, ये वो जानती थी। अब्बास हैदर को बड़कों की ज़रूरत ही नहीं थी। अब्बास भाई, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि एक गलत काम। अब्बास ने दुरुस्ती से उसकी बात काट दी। माइंड योर ओन बिजनेस। मेरे प्रोफेशन की इखलाकियात सिखाने की कोशिश मत करो। मैं अपने प्रोफेशन को तुमसे बेहतर समझता हूँ। क्या सही है क्या गलत, उसकी तारीफ मुझे तुमसे नहीं चाहिए। एंड डोंट ट्राई टू पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। वो खामोश हो गई। वो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। 2 माह किसी थर्ड क्लास मैगजीन के दफ्तर में काम करने से तुम इस काबिल नहीं हो गई हो कि दूसरों को सही और गलत का फ़र्क बताती फिरो। लीज़ा ने होंठ भींच लिए। तुम्हारे जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड रिफॉर्मर्स हमें, और ना ही तुम्हें ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनने की ज़रूरत है। नानू ने अब तक होने वाली गुफ्तगू में कोई मुदाखलत नहीं की थी। वो अगर मुदाखलत करती भी तो अब्बास उन्हें बोलने का मौका न देता। अलीज़ा को इसका अंदाज़ा था। चंद मिनट और अगर पुलिस को आने में देर हो जाती तो वो लोग बेसमेंट तक भी पहुंच जाते। उसके बाद वो क्या करते, तुम्हें इसका अंदाज़ा है? माय टैलेंटेड कज़न। उसके लहजे में अब तंज था। तुम्हें यहीं मार देते वो, या फिर ले जाते साथ। कहाँ, ये फिर किसी को पता न चलता। अलीज़ा के होंठ लरसने लगे। अपने आप को किस तरह फंसा लिया है तुमने? तुम्हें अंदाज़ा है? अलीज़ा की आंखें भीगने लगीं। तुम्हें इन सब चीज़ों से बचाने के लिए इन चारों को मारा था, लेकिन तुमने खुद सारी मुसीबतों को दावत दे दी है। अपने साथ तुमने ग्रैनी की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल दिया है। वो अपने होंठ काटने लगी। अब क्या करोगी तुम? बैठी रहोगी यहाँ अंदर उसी तहखाने में? कितने दिन रखेंगे पुलिस गार्ड बाहर, और कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन देंगे तुम्हें? बड़ा शौक है ना तुम्हें हीरोइन बनने का, लाइमलाइट में आने का। तुम्हें अंदाज़ा है? उसके आंसुओं ने आवाज़ पर कोई असर नहीं किया। जस्टिस न्याज या बाकी तीनों के घर वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर तुम्हें वो नहीं छोड़ेंगे। आखिर मारे तो वो तुम्हारी वजह से ही गए थे। उसी आवाज़ में अब तलखी के साथ बेरहमी भी थी। अलीज़ा ने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढांप लिया। अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? क्या होगा आगे? उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा मध्यम थी, मगर आवाज़ में मौजूद तलखी कम नहीं हुई। अखबारों में तुम्हारा नाम आएगा, और किस तरह आएगा? लोग सल्यूट करेंगे तुम्हें, या तुम्हारे हीरोइज़्म को, या फिर तुम्हारी उंगलियां उठाएंगे तुम्हारे करैक्टर पर। वो अब भी उसी तरह बोल रहा था। वो कौन खड़ा होगा तुम्हारे पीछे? जस्टिस न्याज। कब तक? टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे वो तुम्हें। इसके बाद क्या करोगी तुम? उसका दिल चाह रहा था वो उठकर वहाँ से भाग जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो अब्बास की तमाम बातें सुनने पर मजबूर थी। और फैमिली के लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में सोचा है? जो भी किया गया तुम्हारे लिए किया गया, और अगर तुम दूसरों को डुबोने की कोशिश करोगी तो तुम्हें डुबोते हुए भी कोई तुमसे अपना रिश्ता सोचेगा, ना लिहाज करेगा। और जब तुम्हारी अपनी फैमिली तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी तो तुम क्या करोगी? वो तीखे लहजे में उससे पूछ रहा था। क्या इतनी बहादुर हो तुम कि अकेले दुनिया का मुकाबला कर सको? वो एक दो दिन के लिए नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए। वो बेआवाज़ रो रही थी। जिस माशरे में तुम रह रही हो उसकी नॉर्म्स जानती हो? ख़ानदान की डिस्कार्डेड औरत का मुकाम जानती हो तुम किसी पहाड़ की चोटी पर सारी उम्र के लिए चिल्ला काटते भी बैठ जाओ तो भी तुम्हारी पाकबाजी पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब्बास की बातों में वही तलखी थी जो उमर की बातों में हुआ करती थी। उमर के लहजे में उसके लिए सर्द महरी के बावजूद कभी कभार अपनायत झलकने लगती थी। अब्बास के लहजे में ऐसी कोई अपनायत नहीं थी। वो बहुत ठोस लहजे में बोल रहा था। और तुम्हें अगर कहीं ये शायबा है कि मैं कभी अपनी इस हरकत पर पछताऊँगा या मुझे अपने फ़ैसले पर कोई शर्मिंदगी होगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मुसलसल बोल रहा था। अगर दोबारा वक्त पीछे चला जाए तो मैं एक बार फिर वही करूँगा जो मैंने किया। मैं इन चारों को फिर शूट करवा दूँगा, और 10 बार मौका मिलने पर भी मैं यही करवाऊँगा। उसका लहजा अब भी उतना ही तल्ख़ था। ये कोई बेसोचा समझा फैसला नहीं था, तयशुदा था। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो अब अपने सोफे पर जाकर बैठ गया।
मैंने अभी तक पापा को तुम्हारी कल की हरकत के बारे में नहीं बताया, अब बताऊंगा। बाकी बातें तुम खुद उनसे कर लेना। उसकी आवाज़ का इश्तिहाल अब बहुत कम हो गया था। ग्रैनी, आप अपनी पैकिंग कर लें, आप अभी मेरे घर शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता, कम अज़ कम तब तक जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। वो अब नानो से मुखातिब था। और अलीज़ा, जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक़ है, तुम अपनी सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदार हो। बेहतर है तुम खुद जस्टिस न्यास के पास चली जाओ। इस तरह कम अज़ कम तुम्हारी ज़िंदगी महफूज रहेगी। और अगर तुम यहाँ रही तो रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अब यहाँ कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। वो बात करते करते उठ गया। आइए ग्रैनी, आपके साथ आपकी पैकिंग करवाऊँ। लीजा उसी तरह सर झुकाए आंसू बहाती रही। चंद मिनटों के बाद उसने नानो, उमर और अब्बास को लाउंज से निकलते महसूस किया। अलीज़ा ने अपनी आंखों से हाथ हटा लिए और सर ऊपर उठाया। चंद लम्हे के लिए वो साकित हो गई। उमर वहीं था, सामने सोफे पर बैठे हुए, उस पर नजरें जमाई। अब उसके हाथ में पाइनएप्पल का टिन नहीं था। अलीज़ा ने एक बार फिर सर झुका लिया। उमर अपनी जगह से उठकर उसके पास आ गया। सेंटर टेबल को खींचकर वो उसके बिलमुकाबिल ले आया और टेबल पर बैठते हुए उसने अलीज़ा की आंखों से उसके हाथ हटा दिए। अलीज़ा ने बरहमी से उसके हाथ पीछे करने की कोशिश की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है उमर। मेरी वजह से? तुमने पुलिस कार्ड हटाई थी, वो तुम्हारी ख्वाहिश थी। तुम्हारी वजह से अब्बास ने मेरी इंसल्ट की है। उसने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की, तुम्हें हक़ाइक़ बताए हैं। वो जवाब में कुछ कहने की बजाय रोने लगी। तुमने सोचा है अभी कुछ देर के बाद जब हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ अकेले रह सकोगी और फिर जो कुछ तुम करना चाहती हो, या उसके नताइज पर गौर किया है तुमने? तुम मंजर से हट क्यों नहीं जाती? वो एक लम्हे के लिए रुका। वाई डोंट यू गेट आउट ऑफ एवरीथिंग? अलीज़ा ने सर उठाकर बेयकीनी से उसे देखा। क्या ये मुमकिन है? अब क्यों नहीं? कैसे? ये मुझ पर छोड़ दो। लेकिन कैसे? अपना सामान पैक करो और अब्बास के साथ चली जाओ। सुबह वो तुम्हें इस्लामाबाद अंकल अयाज के पास भिजवा देगा। चंद माह वहाँ रहो, जब सब कुछ सेटल हो जाए तो वापस आ जाना। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसने जैसे चुटकी बजाते में हल पेश किया। क्या अब्बास मुझे लेकर जाएगा? हाँ, क्यों नहीं? वो नहीं तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तुम अब भी हमारा हिस्सा हो, उसने जैसे अलीज़ा को यकीन दिलाया। मगर मैं जो कुछ जस्टिस न्यास को बता चुकी हूँ, सब कुछ कल प्रेस में आ सकता है और फिर उसको हम हैंडल कर लेंगे। और अब तुम्हारा दर्द सर नहीं है, तुम बस खामोशी से इस्लामाबाद में रहना। वो पलके झपकाए बगैर उमर का चेहरा देखने लगी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, तुम फैसला करने के लिए आज़ाद हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और मोहतात और संजीदा लहजे में कह रहा था वो। तुम्हें किसी चीज़ के लिए भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे नज़दीक कोई गलत काम हुआ है तो उसके ज़िम्मेदार मैं और अब्बास हैं। फिर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो? वो चंद लम्हों के लिए रुका। अभी किसी को कुछ भी नहीं पता। फैमिली में नानो, मेरे और अब्बास के अलावा और कोई भी कुछ भी नहीं जानता। और हम तीनों तुम्हारी इस हमाकत को भुला सकते हैं। चंद माह बाद तुम अपनी ज़िंदगी दोबारा यहीं से शुरू कर सकती हो। उसके बहते आंसू रुक गए। स्टे आउट ऑफ एवरीथिंग अलीज़ा, जस्ट स्टे आउट। वो उसके चेहरे को देखते हुए और लफ्ज़ों को सुनते हुए मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी थी। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद उसने थके हुए अंदाज में सर झुका लिया। ठीक है। उमर के चेहरे पर पहली बार एक पुरसकून मुस्कुराहट उभरी। तुम जाकर अपनी चीज़ें पैक करो, मैं अब्बास से बात करता हूँ, उसने अलीज़ा का हाथ थपथपाते हुए कहा। वो कुछ कहे बगैर उठकर अपने कमरे में आ गई। अपने बैग में अपने कपड़े और दूसरी चीज़ें रखते हुए वो बुरी तरह शिकस्त खोदा नजर आ रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे वो जंग के मैदान से भाग जाने वाली जख्मी है। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? जस्टिस न्याज ने क्यों ये सब कुछ करवाया? जब मैं अपनी मर्जी से उनका साथ देने पर तैयार थी तो फिर इस सब का क्या मतलब था? वो अपने फैसले को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी। और फिर मैंने उमर और अब्बास को नहीं कहा था कि वो इन चारों को मार दें। फिर मैं आखिर किस चीज़ की सज़ा भुगतूं? वो जानती थी सारी दलीलें शर्मिंदगी के इस एहसास को मिटाने में नाकाम थी जिसने उसका घेराव किया हुआ था। सते हुए चेहरे के साथ वो जिस वक्त अपना बैग उठाए लाउंज में आई, इस वक्त अब्बास, उमर और नानो तीनों वहीं थे। शायद वो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। उमर ने आगे बढ़कर उसका बैग उठा लिया।
कुछ कहे बगैर साथ चलते हुए वो लाउंज से बाहर निकल आए, जहाँ अब एक कार खड़ी थी। वो चारों बड़ी खामोशी के साथ उसमें सवार हो गए। नानू के घर से अब्बास के घर तक का सफ़र भी उसी खामोशी से तय हुआ था। अब्बास की बीवी तानिया उनका इंतज़ार कर रही थी। शायद अब्बास ने उससे फ़ोन किया था। क्या हुआ अब्बास? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। सब कुछ ठीक तो है? उसने पोरज में इन लोगों का इस्तकबाल करते हुए कहा। कौन लोग थे ग्रैनी? वो अब नानू से पूछ रही थी। कौन लोग हो सकते हैं? डाकू वगैरह थे, अब्बास ने बात गोल करते हुए कहा। ओह गॉड, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? वो अब तशवीश भरे लहजे में अलीज़ा से पूछ रही थी। नहीं। तो मुझे ये बताओ कि मैं इस सारे सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हुमायूं शकील ने अयाज हैदर के साथ होने वाली लंबी चौड़ी गुफ्तगू के बाद कहा। वो अयाज हैदर के फर्स्ट कज़न थे और CPR में एक आला ओहदे पर फाइज थे। अयाज हैदर को कुछ देर पहले उन्होंने फ़ोन किया था। पिछले चंद दिनों में अयाज हैदर बहुत सारे रिश्तेदारों को और कोलीग्स और दोस्तों के साथ मुसलसल राब्ते में थे। अखबारात में ये स्कैंडल सामने आने पर और अब्बास की इसमें इन्वॉल्वमेंट की खबर पाते ही ये रवाबित शुरू हो गए थे। हर एक उन्हें अपने ताउन और मदद का यकीन दिला रहा था और अयाज हैदर अच्छी तरह जानते थे कि ये सिर्फ खाली खुली बातें नहीं हैं। वो लोग वाकई हर कीमत पर उनकी बेटी की मदद करना चाह रहे थे। मैं चाहता हूँ कासिम दुरानी को हैंडल करने में तुम मेरी मदद करो, अयाज हैदर ने उनकी पेशकश पर कहा। किस तरह की मदद? उसकी फैक्ट्रीज की टैक्स फाइल्स को ज़रा एक बार फिर खोलो। टैक्स के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उसका? अयाज हैदर ने पूछा। हुमायूं ने एक हल्का सा कहका लगाया। कैसा हो सकता है भाई? वैसा ही है जैसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किसी भी अहदेदार का हो सकता है। जो जितना बड़ा टैक्स चोर वो उतना ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी हाथ साफ नहीं है उसके। मुझे तफसील का तो पता नहीं, मगर मेरा ख्याल है ये भी इन इंडस्ट्रियलिस्ट में से शामिल है जो पॉलिटिकल फेवर्स की वजह से बचा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर की पार्टी को फंड में खासी लंबी चौड़ी रकम भिजवाता रहता है। तुम ज़ाती तौर पर नहीं जानते उसे? नहीं, 2-4 पार्टीज़ में सलाम दुआ ज़रूर हुई है और चेहरे से वाकिफ़ हूँ, मगर कोई लंबे चौड़े रवाबित नहीं हैं उसके साथ, हुमायूं ने बताया। तुम्हारा क्या ख्याल है उसके टैक्स रिकॉर्ड की छानबीन शुरू होने पर ऊपर से मुदाखलत हो सकती है? ये तो तयशुदा है। मैंने तुम्हें बताया ना कि खासी बड़ी रकम डोनेट करता रहा है प्राइम मिनिस्टर की पार्टी को। हुमायूं ने अपनी राय दी। देखो, मैं कोई उसके टैक्स के मामला ठीक करवाना नहीं चाहता, ना ही मैं उसके खिलाफ तुम्हारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई केस करवाना चाहता हूँ। तो फिर मैं सिर्फ फौरी तौर पर उसे प्रेशराइज़ करना चाहता हूँ और उसके साथ चैम्बर के जो दूसरे लोग खड़े हैं उन्हें थोड़ा सा खौफजदा करना चाहता हूँ, अयाज हैदर ने उनके साथ अपना लाए अमल डिस्कस करते हुए कहा। इंटीरियर मिनिस्टर ने मुझे बताया है कि चैम्बर के एक वफ्द ने उसी सारे मामले पर उन तक अपना एहतजाज पहुंचाने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट ली है और मुझे ये खदशा है कि ये इस्लामाबाद चैम्बर को भी इस सिलसिले में प्रेशराइज ना करें। SK लीगी उसके बड़े बेटे का ससुर है। तुम इस्लामाबाद चैम्बर की फ़िक्र मत करो, सुलेमान से बात कर लूँगा मैं, वो वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होने देगा। फिर मैं भी इधर ही हूँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हुमायूं ने अपने एक दोस्त का नाम लिया जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ओहदेदार था। खाली वफूद को मिलने से मैं परेशान नहीं होता, मगर अगर उन लोगों ने कोई स्ट्राइक या जुलूस लॉन्च करने की कोशिश की तो फिर सूरत हाल खासी ख़राब होगी। मीडिया पहले ही सारे मामले को बहुत हाईलाइट कर रहा है, उन्हें और फ्रंट पेज स्टफ मिल जाएगा। अयाज, तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रहे हो। कासिम खासा बाअसर आदमी है, मगर जहाँ तक ऐसी किसी स्ट्राइक का ताल्लुक है तो मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आता। चैम्बर के इलेक्शंस करीब हैं और कासिम का मुखालिफ ग्रुप खासा मजबूत है। आम ख्याल यही है कि आने वाले इलेक्शन में मुखालिफ ग्रुप क्लीन स्वीप करेगा। कासिम वैसे भी आइंदा इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहा। ऐसी सूरत हाल में चैम्बर की कितनी सपोर्ट उसके पास है ये तो बहुत क्लियर है। हुमायूं ने सूरत हाल का तजिया करते हुए कहा। मैं रऊफ़ को कहूँगा कि वो इस सिलसिले में मुखालिफ ग्रुप से बात करे। नियाज़ी का एक हल्का फुल्का बयान तो आज के अखबार में भी था जिसमें उसने दबे लफ्ज़ों में कहा कि चैम्बर को किसी के ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उसका इशारा कासिम के बेटे की मौत के सिलसिले में जाने वाले इन वफूद की तरफ ही था। लेकिन चैम्बर के बहुत से लोग जो मजम्मती बयानात दे रहे हैं और करारदादें पेश हुई हैं उसके बारे में क्या कहोगे तुम? अयाज हैदर ने कहा।